हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि मैं आरसीसी को चैप्टर वाइज डील कर रहा था, जिसमें हमने 4 चैप्टर को डील कर लिया है। पहले इंट्रोडक्शन कर लिया है, फिर शेयर में कर लिया, बॉन्ड में कर लिया है और फिर बीम में कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि डिजाइन ऑफ स्लैब का लेक्चर नंबर 5 आने वाला है आरसीसी के टर्म में। तो आरसीसी को हम चैप्टर वाइज डील करते हुए जा रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा, हमारे इसी चैनल पे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की 1 शॉर्ट वीडियो आ चुकी है, जो कि मेरे बर्थडे 7 तारीख को आई थी। उसको आप लोग ने भर भर के प्यार दिया है और मैं चाहता हूँ कि और शेयर करिए और लोग देखें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक हमारी सारी क्लासेज पहुँच पाएँ, जिसका मुझे एडवांटेज भी मिले और आप लोग भी इसका भरपूर एडवांटेज ले जाएँ। जो PYQ का सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, उसमें सब क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। हाई वेटेज सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। पहले हमने बिल्डिंग मटेरियल को डील किया चैप्टर वाइज। अब उसके बाद पहले हमने फिर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को 1 शॉट में देखा। अब हम आरसीसी वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम सर्वे या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा शुरू किया जाए। ठीक है, तो आज बात करने वाला हूँ स्लैब के बारे में। व्हाट इज स्लैब? जो स्लैब होता है, आप बेसिकली देखते होंगे कि जो स्लैब है मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को मैं LX डायरेक्शन में बोलता हूँ, ठीक है, और इसको मैं LY डायरेक्शन में बोलता हूँ, तो इसके कंपेरिजन में ये वाला जो मेरा डायरेक्शन है क्या है, लॉन्ग है। तो लॉन्गर स्पॉन को मैं XY बोल रहा हूँ और शॉर्टर स्पॉन को मैं LX बोल रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो लॉन्गर स्पॉन बाई शॉर्टर स्पॉन होगा, अगर उसका रेशियो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1 वे स्लैब। ठीक है, अगर यहीं जो LY बाई LX है लेस देन या इक्वल टू 2 हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब और 1 वे स्लैब में क्या डिफरेंस होता है? जो 1 वे स्लैब होता है वो जो लोड बियर करता है 1 डायरेक्शन में करता है, और जो 2 वे स्लैब होता है वो 2 वे में लोड को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। और मैक्सिमम द केस्ट में जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम लोड आता है वो हमारा शॉर्टर स्पेन पे आता है, लाइक दैट समथिंग LX पे आता है। ठीक है, इतनी बातें थी स्लैब में। स्लैब में और भी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन जब आएगा तो उसके हिसाब से डिस्कस करूँगा। अभी मैं यहाँ पे एक आपको ऊपर की चीज़ें बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि स्लैब की इतनी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। स्लैब क्या हमको करता है? तो स्लैब जो होता है हमको कवरिंग प्रोवाइड करता है, जो हमको क्या करता है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से बचाता है। जैसे धूप हो गया, आंधी हो गया, बरसात हो गया, इन सब चीज़ों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हम स्लैब डालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारा स्लैब। ठीक है, क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से बचाता है, बहुत भी चीज़ें और भी जो इफ़ेक्ट आ रही है इन्वायरमेंट से, जैसे कि आंधी हो गया, तूफ़ान हो गया, इन सब से जो भी डस्ट वगैरह होते हैं मकान में आने से रोकता वगैरह है। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को हम डील करने वाले हैं। लॉन्गर स्पान हमने बता दिया जो LY होगा, जो शॉर्टर स्पान होगा LX होगा। हमने जैसे एक्सिस खींचते हैं उस दिशा में 2 एक्सिस खींचे, LX और LY। अब मैं देखा कि LY जो LX है अगर ग्रेटर देन 2 है तो 1 वे स्लैब बोलूँगा। 1 वे स्लैब का मतलब ये होता है कि पूरी लोड की बियरिंग हो रही है 1 डायरेक्शन में हो रही है। अगर LY और LX की मान जो है 2 और 2 के बराबर हो जा रही है तो क्या हो जा रहा है, वो मेरा 2 वे स्लैब हो जा रहा है। और 2 वे स्लैब का मतलब ये होता है कि लोड की बियरिंग वो 2 डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। जितना शुरू में 5 मिनट जो सुना होगा इस वीडियो को, अब उसका मज़ा उसको मिलने वाला है, और जो पहले क्वेश्चन पे आ जाएगा उसके लिए मज़ा नहीं सजा होगा। ठीक है, फॉर स्लैब स्पानिंग इन 2 डायरेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द स्पान इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। जैसे वो बोला स्पान और इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम शॉर्टर स्पेन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो भी मैक्सिमम लोड आ रही है वो हमारा जो है स्लैब में ये जो LX है
वो शॉर्टर स्पॉन ही कैरी करता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया है, इन केस ऑफ टू वे स्लैब, इन केस ऑफ टू वे स्लैब डेप्थ ऑफ स्लैब बेस्ड ऑन, जो भाई डेप्थ ऑफ स्लैब होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो भाई शॉर्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लॉन्गर बाई शॉर्टर पे कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्टर की वैल्यू जितनी कम होगी लॉन्गर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, शॉर्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लॉन्गर की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जो स्लैब होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, शॉर्टर स्पेन पे। और मैं एक चीज़ और बताया था, जो L/D की वैल्यू होती है SSB के लिए बात करूँ तो वो हो जाएगा 2, और कॉन्टिन्यूस बीम के लिए बात करूँ तो वो वैल्यू हो जाएगी 2.5, ठीक है। इस बात को मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द स्टील इन स्लैब, जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्लैब की बात करता है तो हमको दो चीज़ ध्यान रखना होगा। अगर हमको 0.12 है और 0.15 है तो ये चीज़ है HYSD बार के लिए, और ये है माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। माइल्ड स्टील का मतलब Fe250 की बात कर रहा हूँ, और HYSD में मतलब मैं Fe415 एंड 500 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी भी हमको परसेंटेज कम करना है तो हम HYSD बार का यूज़ कर लेंगे, परसेंटेज हमको ज़्यादा करना है तो माइल्ड स्टील का कर लेंगे। और जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होगा वो 15% से और 12% से ज़्यादा कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 15 का मतलब माइल्ड स्टील के लिए, 12 का मतलब भाई 12% को ही अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो वही 0.12 हो रहा है ना, और 15% को डेसिमल में बदल रहे हैं तो वही 0.15 हो रहा है, ठीक है। इतना बात को ध्यान रखिए आप लोग। एक और क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम पिच मेन बार स्लैब, जो मैक्सिमम पिच होती है मेन बार की वो कितनी होती है, तो वो होती है भाई 3D, ठीक है। अगर यही सेकेंडरी बार के लिए पूछता तो वहाँ पे हो जाता 5D या 400 mm, जो इसमें से लेस होता, ठीक है। 3D या 300 जो इसमें से क्या हो, लेस हो, ठीक है ना। अब पिच की बात करेगा तो क्या करेंगे भाई, जो हमारा लिस्ट लेटरल डायमेंशन है या 16 फाई है या 300 mm है, इन तीनों में जो कम होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, द इफेक्टिव स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, जो इफेक्टिव स्पान होता है जो वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द, तो ये वाला हो जाएगा मेरे पास, तो जो इफेक्टिव डेप्थ पूछ रहा है मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लियर स्पॉन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड के लिए स्पान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर ए कॉन्टिन्यूस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन द बीम द रेशियो ऑफ द एंड ऑफ द लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पॉन इज इतना। तो भाई एक चीज़ आपको पता है, जो कॉन्टिन्यूस स्लैब होता है उसके लिए L/D की वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है कि नहीं होती है। आप एक चीज़ बताओ, और जो सिंपली सपोर्टेड एंड अदर कॉन्टिन्यूस के लिए उसकी वैल्यू होती है 23। अब मुझे 23 सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूस के बीच का रेशियो निकालना है, तो डी से डी कट जाएगा और इसको काटेंगे तो हम 0.9 आ जाएगा समथिंग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। पहले एक चीज़ समझिए, जो L/D हम कॉन्टिन्यूस के लिए बात करें तो 26 है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अगर यही क्या है, इसमें सिंपली सपोर्टेड एंड अदर कॉन्टिन्यूस बीम में इंक्लूड कर देगा तो L/D की वैल्यू हो जाएगी 23। अब इन दोनों का मेरे को रेशियो पूछा है तो 23/26D, तो D से D ऊपर नीचे कट जाएगा और इसको इसमें जब डिवाइड कर देंगे तो 0.9 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो हमारा हो जाएगा M100/Q√, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लैब, जो इफेक्टिव विड्थ होता है वो क्या होता है कॉलम का,
तो होता है भाई हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द पैनल। ठीक है, जो हाफ जो पैनल होता है उसका आधा चौड़ाई जो होता है वही क्या होता है मेरा इफेक्टिव विड्थ होता है कॉलम स्ट्रिप का। ठीक है, एक और देखिए मिनिमम कवर स्लैब। भाई मिनिमम कवर स्लैब की बात करेगा तो वहाँ पे हम स्लैब के लिए लेते हैं 20 mm, बीम के लिए लेते हैं 25 mm, कॉलम के लिए लेते हैं 40 mm और फुटिंग के लिए लेते हैं हम 50 mm। ठीक है, ये मिनिमम कवर की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे जैसे मान लीजिए एक्सपोजर कंडीशन की बात कर दे तब मैं वहाँ पर लूँगा 20, 30, 45, 50, 75। ठीक है, क्या है माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम कंडीशन है। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पर मैंने चार्ट भी प्रोवाइड कर दिया है, जिसको भाई देखना है वो यहाँ पर देख सकता है। मिनिमम नॉमिनल कवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ए फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन। जो फ्लैट स्लैब होता है वो किससे सपोर्टेड होता है? तो कॉलम मोनोलिथिकली बिल्ड विथ स्लैब। ठीक है, इससे कनेक्टेड होता है। एक क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ ए स्लैब डिजाइन टू वे स्लैब। जब टू वे स्लैब की बात करेगा तो भाई हमारे पास जो लॉन्गर टू शॉर्टर स्पेन का डिस्टेंस है और जो रेशियो है ग्रेटर देन लेस देन 2 या उसके बराबर होना चाहिए तो एक टू वे स्लैब हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए तो ये हमारी वन वे स्लैब हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या होता है वन वे स्लैब, क्या होता है टू वे स्लैब, दोनों मैं सब स्टार्टिंग लेक्चर में ही बता चुका हूँ। अब मैं आपको ये भी बताया था कहीं माइल्ड स्टील पूछे या HYSD पूछे। HYSD पूछेगा तो मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब में हम कितना करेंगे 0.12 करेंगे। BD एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर 0.12 बी इंटू स्मॉल डी दिया है तो ए वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि ए जो डी है ये इफेक्टिव डी है और ए जो है ये ओवरऑल डी है। ठीक है ना, और माइल्ड स्टील के केस में भैया हम 0.1% या 15% लेते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट। तो भाई जो मेन रेनफोर्समेंट होता है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो या 3D या 300 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेन बार। अगर ये सेकेंडरी बार पूरेगा तो 5D और 450 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू रेनफोर्समेंट बार शुड बी। तो डायमीटर ऑफ द लार्जर बार और 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट विच एवर इज हाई। तो यही बात सही है, जो डायमीटर होता है 5 mm से ज़्यादा हो या नॉमिनल जो साइज होता है कोर्स एग्रीगेट का, इन दोनों में जो वैल्यू ज़्यादा हो उसको हम ले लेंगे। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, मिनिमम परसेंटेज स्टील आरसीसी के माइल्ड स्टील के लिए पूछ रहा है। तो भाई जो माइल्ड स्टील के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 15% लेते हैं पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया का। 15% को और मोर प्रिसाइज करें तो 0.15 बी इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ है। अगर वहीं स्मॉल डी दे देगा तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है इफेक्टिव डेप्थ है। अगर इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलता है, मान लीजिए कोई मेरे पास यहाँ पे एक बीम है, ठीक है, टॉप मोस्ट फाइबर से लेके सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ एंड टॉप ऑफ द कंप्रेशन टू टॉप ऑफ द टेंशन जोन कॉल ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भाई टू वे स्लैब की बात करता है, द कंटिन्यूअस स्लैब ऑफ इतना द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ। जैसे कंटिन्यूअस स्लैब की बात कर रहा है तो जो कंटिन्यूअस स्लैब होता है भाई एल वाई जो एल एक्स होता है ये 40 के बराबर होता है, और जो एल वाई और एल एक्स सिंपली सपोर्टेड के केस में 35 बराबर होता है। ये सब हम टू वे स्लैब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है, इस चीज़ को देखिए क्या दिया हुआ है, हाँ क्या दिया है, कंटिन्यूअस स्लैब द मिनिमम सेटिस्फाइड। तो मान लीजिए ये हमारे पास कितना दिया है 3.5 mm और ये मेरा कितना होता है 40।
कॉन्टीन्यूअस स्लैब है तो हमको ए वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। 3 को हम अगर मीटर को 1000 में कन्वर्ट कर दें तो ए हो जाएगा, और इसको हम काटें तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन जिसको पता होगा एक क्वेश्चन आराम से कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। जो एल वाई होता है और एल एक्स का कॉन्टीन्यूअस के केस में 40 होता है 2 वे स्लैब के लिए, और जो एल वाई और एल एक्स का रेशियो होता है 35 होता है सिंपली सपोर्टेड बीम इन 2 वे स्लैब। ठीक है भाई, आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक बार। क्रैंक बार के लिए मैं पहले ही कई लेक्चरों में बता चुका हूँ, जो क्रैंक लेंथ होता है वो डी बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको मैक्सिमम अगर हमारे पास थीटा 45 दिया है तो साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है आप हमको बताइए, 1/√2 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो √2 डी बनेगा। ठीक है, और √2 को अगर हम और मोर प्रिसाइज करें तो 1.412 लिख जाएगा, और जो कि मेरा ओवरऑल लेंथ हो जाएगा एल प्लस 0.42 डी हो जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार एट 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग इफ द डिजायर टू रिप्लेस 10 mm बार बाय रिप्लेस इतना देन स्पेसिंग इतना शुड बी। तो बोल रहा भैया तो हमारे पास स्पेसिंग जो है, पहले हमारे पास एक जो छड़ है उसका एरिया क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर बाई स्पेसिंग। 10 mm दिया है, 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग है तो उसको 100 mm कर लीजिए, और π/4 है, और इसको हमारे पास अगर डी की वैल्यू मेरे पास 10 mm दी हुई है तो इसका स्क्वायर करके 100 कर लेंगे, ए वैल्यू यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, तो ए वैल्यू यहाँ पे कटेगी तो मेरी आ जाएगी वैल्यू 10। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर यही मुझे वो बोल रहा है कि अब मुझे रिप्लेस करना है 12 mm से, तो हमको कुछ नहीं करना है। स्पेसिंग जो है यहाँ पे π/4 लिखिए, और ए हमको अब 12 के लिए निकालना है तो 12 लिखिए, और जो हमारे पास पूछ रहा है जो स्पेसिंग है कितना है 12 से mm कर दिया, नहीं हाँ तो ठीक है, इसको हम 120 कर लेंगे। जब इसको हम काटे पीटेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 14.14। आपको कैसे करना है, स्पेसिंग करना है π/4, 12 mm के लिए बात कर रहा है, और रिप्लेस 10 mm बार एंड द स्पेसिंग 12 mm कर दे रहा है। ठीक है, अब इससे जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करके काटेंगे तो हमारा 14.4 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट इन स्लैब। जो मैक्सिमम डायामीटर होता है वो कितना होता है, तो भाई वो होता है थिकनेस ऑफ स्लैब बाई 8। ठीक है, एक हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो मैक्सिमम डायामीटर होना चाहिए। वैसे तो हम स्लैब में मैक्सिमम डायामीटर 12 mm का ही यूज करते, नहीं मिनिमम, मैक्सिमम तो हम कुछ भी याद कर सकते हैं भाई, उसके लिए वो नहीं। तो 12 mm जो होता है हमारा मिनिमम होता है। अगर हम मैक्सिमम डायामीटर की बात करते हैं तो जितना थिकनेस है स्लैब का उसमें अगर 8 का मैं डिवाइड कर दूँ तो वही मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द स्लैब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम स्लैब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट। जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो भाई लोड भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, सिंक्रेज भी होता है। ऑल ऑफ द ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब द मिनिमम स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी 4 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो ये क्या होता है भाई 5D या 405 mm, इसमें से जो क्या हो लेस हो, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ना तो इसमें कहीं 5D दिया है ना 450 दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन केस ऑफ 2 वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब। तो इसको क्या करते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका, पीछे भी क्वेश्चन आया था, इन केस ऑफ 2 वे स्लैब लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज। तो भाई ये होता है हमारा शॉर्टर स्पेन पर। ठीक है, क्या लिख रहा है, प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ द शॉर्टर स्पेन। तो ये शॉर्ट स्पेन पर क्या करता है, हमारा पूरी तरीके से डिपेंडेंटेबल होता है। भाई इसमें आरसीसी के हमने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जो चैप्टर नंबर 3 भी अपलोड है। आज मेरा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, इंट्रोडक्शन की क्लास हो चुकी है मेरी। और भाई जो सबसे बड़ी क्लास मेरी थी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की, एक कंप्लीट हो चुकी है। इसको जाके इसी चैनल पे गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें 396 क्वेश्चन को कराया गया है। ठीक है,
इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटेड रिफ्लेक्शन ऑफ द एज। तो भाई ये क्या करता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द शॉर्टर स्पॉन की बात करता है। मैक्सिमम डायमीटर की बात करता है तो 1/8 होता है, अभी जो हम पीछे डिस्कस किए तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भाई ये क्या होता है, इसका ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप लोग याद रखेंगे, W1 W2 बाई L2 बाई L1⁴। आप इसमें मिला लीजिए कौन सा है, आंसर लगा लेके हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये भी क्या है, सीधा फार्मूला है भाई बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो ये होता है 5/6 R² प्लस 1/R²। ठीक है, इसको भी मिला के कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 456 स्लैब which span is two direction corner held down or assumed to be divided in each direction into middle stirrup and edge stirrup such that the width of the middle stirrup। तो ये क्या होता है भाई, 3/4 ऑफ द width ऑफ स्लैब होता है, जो 3/4 होता है width ऑफ स्लैब का उसके बराबर होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द if the side of slab simply supported on edge and spanning of two direction are equal to the maximum bending moment is multiplied by। तो भाई जो सिंपली सपोर्टेड के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL²/8 होता है। ठीक है, अभी हम आपको पीछे एक फॉर्मूला बताए हैं जिसमें 1 + R⁴ प्लस 1 + R⁴। ठीक है, इसको अगर WL²/8 से मल्टीप्लाई करके दोनों का डिवाइड कर दें तो ऑप्शन मेरे बनेगा 0.5, इसका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है सिंपली सपोर्टेड के केस में, जब हम सोम को पढ़ेंगे तो इसको बढ़िया से डील करने वाले हैं। जो WL²/8 होता है और जो मेरे पास फार्मूला होता है 1 + R⁴/R⁴, तो इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए भाई, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब ऑफ सिंपली सपोर्टेड ऑन एज एंड हैविंग द नो प्रोविजन टू प्रिवेंट द कॉर्नर फ्रॉम द लिमिटिंग इज मेड बाय। नो, कोई भी हम प्रिवेंट जो है कॉर्नर के लिए यूज नहीं करते, तो भाई इसको बोलते हैं रैंकाइन-ड्रॉस का फॉर्मूला। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ए फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड। जो फ्लैट स्लैब होता है वो किससे सपोर्टेड होता है, तो एक क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, एक कॉर्नर मोनोटोनिकली बिल्ड विथ स्लैब। ठीक है, स्लैब के साथ क्या हो रहता है, उठा रहता है। इन लार्ज हेड ऑफ सपोर्टिंग कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली नोन एज। भाई ये बोल रहा है जो टेक्निकली जो हमारा इन लार्ज हेड है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको भाई हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है ना, कैपिटल, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, थिकनेस पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इज सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नोन एज। भाई जो थिकेंड पार्ट है अगर स्लैब का ओवर इन सपोर्टिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ड्रॉप पैनल बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डायमीटर हेड सपोर्ट फ्लैट इज जनरली केप्ट। जो जनरली होता है डायमीटर सपोर्ट का हम कितना लेते हैं, तो 0.25 ऑफ द डायमीटर लेते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्टीरअप ऑफ ए फ्लैट स्लैब। तो भाई एक क्वेश्चन पहले भी आया था, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द पैनल को हम लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द विड्थ ऑफ ए रिब स्लैब कंटेनिंग 2 बार्स मस्ट बी। जो 2 बार होती हैं रिब्ड स्लैब की तो वो कितनी होनी चाहिए, वो 8 to 10 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे होना। एक और क्या पूछ रहा है, सर्कुलर स्लैब है कैरीफॉर्म यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द मैक्सिमम निगेटिव टू पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, ये हमारे पास यूडियल की बात कर रहा है। ठीक है, और जो सर्कुलर में मैक्सिमम और नेगेटिव मूवमेंट होता है हमारे पास एक चीज़ होता है, जैसे पॉजिटिव होता है तो WR²/60 हो जाता है, अगर ये हमारे पास निगेटिव का रहता है तो 2/60 WR² के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मुझे चाहिए मैक्सिमम निगेटिव, अगर मतलब ए वैल्यू ऊपर रहे और ए वैल्यू नीचे रहे तो WR²/60, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। फॉर्मूला हमको याद रखने का पड़ेगा, जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है
और निगेटिव क्या होता है, तो इन दोनों को वैल्यू को बस हमको रेशियो पूछा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इफ W इज द लोड total load per unit area on a panel, D is the diameter of the column head, L is the span of two direction, then sum of the maximum positive bending moment and average of the negative bending moment for the design of span of square flat slab should not be less than। तो भाई जो should not be less than होता है वो कितना होता है, ये फार्मूला स्टैंडर्ड आपको याद रखने का पड़ेगा, WL/10 L माइनस 2D/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। भाई सिंपली सपोर्टेड के लिए इफेक्टिव स्पान पूछा था तो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, ये बता चुका हूँ पहले ही। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ स्लैब इज स्पॉनिंग टू वे डायरेक्शन। अच्छा, ये सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछ रहा है, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टू वे डायरेक्शन के लिए 35 होगा और कॉन्टीन्यूअस के लिए 40 होगा। जो L/D की रेशियो होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए टू वे स्लैब के लिए 35 होती है और कॉन्टीन्यूअस बीम के लिए 40 होती है। ये सब बातें पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर ए कॉन्टिन्यूअस स्लैब सपोर्टेड एट द एंड एंड कैरिड ओवर द इंटरमीडिएट इस बीम। जो इंटरमीडिएट बीम होता है उसमें क्या होता है, तो भाई जो सैगिंग मोमेंट होता है वो पॉजिटिव में होता है और जो हॉगिंग मोमेंट होता है वो निगेटिव में होता है, लेकिन बस इसमें क्या होता है, जो हमारा साइन है बस उसका डिफरेंस होता है, बाकी वैल्यू सेम होती है। और जो इंटरमीडिएट स्पॉन पे होता है वो WL/12 हो जाती है और बाकी साइड साइड पे क्या होता है, WL/10 होता है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सैगिंग जो होगा पॉजिटिव होगा, हॉगिंग जो होगा निगेटिव होगा, इंटीरियर पर WL/12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ए स्लैब द पिच ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी इफेक्टिव। भाई जो मेन रेनफोर्समेंट की बात करता है या तो 3D या 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन पे कहीं भी 1/8 रहता तो आधा लोग तो वही आंसर मारते, क्योंकि उनको ये पता है कि जो मैक्सिमम डायमीटर इन स्लैब होता है वो 1/8 होता है। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम स्लैब अल्टरनेट बार बोल रहा है, मान लो एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे छोड़ के एक यहाँ पे है, तो वो कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो 1/7 पे होना चाहिए। ठीक है, 1/7 ऑफ स्पॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। एक और क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें क्या पूछा है, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ बार इन ए रिब स्लैब। जो रिब स्लैब होता है उसमें जो मैक्सिमम डायमीटर होता है वो 22 mm होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इस सर्कुलर स्लैब सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग डिफ्लेक्ट टू फॉर्म। जो एक्सटर्नल लोडिंग पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक डिफ्लेक्शन होता है इस तरह का, उसको कौन सा डिफ्लेक्शन बोलते हैं, पैराबोलिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट इन द कंक्रीट कवर इज मेनली। भाई एक चीज़ बताओ, हमारे पास जो मेन रेनफोर्समेंट है इसमें कवर हम कितना लेंगे, तो आप एक चीज़ हमको बताइए ना। जैसे हमारे पास जो स्लैब है उसके लिए नॉमिनल कवर 20 mm होती है, जो बीम होती है 25 होती है, कॉलम के लिए 40 होती है, फुटिंग के लिए 50 होती है। ये नॉमिनल कवर है। ठीक है, स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 20 mm हो जाएगी।
If W is a uniformly distributed load on a circular slab of the radius r fixed and it's in the maximum positive radial stress। भाई हमको अभी एक क्वेश्चन पीछे हम जो किए थे, जो रेशियो पूछा था मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम निगेटिव का, तो वहाँ जो आंसर हमारा 2 आया था। अब वहाँ पे हमको मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव नहीं, ओनली मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट पूछ लिया है, तो जो होता है मेरा WR²/60। ठीक है, अगर ये हमारा निगेटिव पूछ लेगा तो 2/60 WR² हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू है। भाई जो रीप स्लैब होता है उसका हम ओवरऑल डेप्थ क्या लेते हैं, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब नॉट एक्सीड 4 टाइम ऑफ द विड्थ ऑफ रीप। जो रीप है उसके 4 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लैब का जो थिकनेस है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट स्पॉन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस स्लैब इज 5 मीटर, द लेंथ ऑफ द एंड स्पॉन इज केप्ट। हम स्पॉन को कितना रखते हैं, तो स्पॉन को हम रखते हैं भाई 4.5 मीटर। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम रेशियो स्पॉन डेप्थ ऑफ द कैंटिलीवर स्लैब। जब कैंटिलीवर स्लैब की बात करता है तो वहाँ पे मेरा 7 हो जाता, और एसएसबी की बात करता तो हमारा 20 हो जाता, और यही कॉन्टिन्यूअस की बात करता तो 26 हो जाता है। ये सब क्या है, L/D का लिमिटिंग कंट्रोल रेशियो है। ठीक है, जैसे डिफ्लेक्शन और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना होता है तो हम इस चीज़ पे फैक्टर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर द मेन बार इन स्लैब इज बेस्ड ऑन। जो मेन बार होता है वो किस पे होता है, तो भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे होता है, और जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसके लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8 होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ W इज द रोड सेक्शनल द मैक्सिमम रेडियल मोमेंट। जो मैक्सिमम रेडियल मोमेंट होता है वो कितना होता है, तो मैक्सिमम जो रेडियल मोमेंट होता है, जो मैक्सिमम रेडियल मोमेंट होता है भाई वो 3WR²/16 के बराबर होता है। अगर यही हमको क्या पूछे, मैक्सिमम की बात करें तो ये हमारा WR²/60। अगर यही निगेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा 2WR²/60। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। और जब मैक्सिमम ओनली बात करेगा, मैक्सिमम रेडियल मोमेंट एट सेंटर की बात करेगा तो हमारे पास 3WR²/60 हो जाएगा। सेंटर की बात करेगा तो 3/60 हो जाएगा, मैक्सिमम की बात करेगा तो 1/60 हो जाएगा, और निगेटिव की बात करेगा तो 2/60 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज इन कॉस्टिंग इन द रीब ऑफ स्लैब। जब हम रीब ऑफ स्लैब की कॉस्टिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल साइज एग्रीगेट की होनी चाहिए वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फ्लैट स्लैब इज टेकन टू दैट। जो थिकनेस होता है फ्लैट स्लैब का वो कितना हम लेते हैं, तो भाई हम 13 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, L/32 इन विदाउट ड्रॉप ले सकते हैं, और विदाउट ड्रॉप अगर L/36 है तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए रीफ स्लैब इज प्रोवाइडेड फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग। जो रीफ स्लैब अगर हम कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो भाई उसको प्लेन सीलिंग में भी कर सकते हैं, थर्मल इंसुलेशन भी कर सकते हैं, एकॉस्टिक इंसुलेशन में कर सकते हैं, और ऑल ऑफ द एबव है। एकॉस्टिक का मतलब होता है साउंड प्रूफिंग की बात कर रहा है, थर्मल का मतलब होता है कि फायर रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है भाई, ये कितनी बार बता चुका मैं, यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज शुड बी क्रॉस सेक्शनल एरिया स्लैब। तो एक क्वेश्चन देखो भाई, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें ना माइल्ड स्टील पूछा है और ना ही HYSD बार पूछा है। अब तुमको हम बताते हैं आंसर क्या होगा। जैसे माइल्ड स्टील पूछेगा तो 0.15 B/D हो जाएगा, और HYSD पूछेगा तो 0.12 BD हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें सब ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ना माइल्ड स्टील पूछा है ना HYSD पूछा है। अगर फिर भी आपको आंसर लगाना हो तो HYSD के अकॉर्डिंग लगाइए, क्योंकि अभी हम LSM मेथड को फॉलो कर रहे हैं, जो IS कोड 456/2000 को फॉलो करता है, जो मैक्सिमम बातें माइल्ड स्टील के लिए नहीं, ओनली डिफॉर्मेबल बार के लिए करता है। तो उस केस में अगर आंसर मैं जाना चाहूँ तो 12% के साथ जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन स्पेसिफाइड कुछ पूछा नहीं है तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ मैं। ये क्या हुआ, चैलेंज भी हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कहीं
दिया ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से जाइए तो कभी भी माइल्ड स्टील नहीं, HY बस HT को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग क्या होती है 60% टू कंपेरिजन तो प्लेन बार ज़्यादा होती है। अगर वही कंपेरिजन की बात करेगा तो 24% क्या हो जाती है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। भाई फिर वही डी की वैल्यू पूछ लिया, इफेक्टिव डेप्थ तो तुमको पता है, एक पहले भी फार्मूला आया था M100Q, तो इसको अंडर रूट में था, ठीक है, वहाँ पे अंडर रूट से इसको बाहर कर दिया है तो 10 लिख दिया है और ये अंडर रूट क्यू कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पहला क्वेश्चन ही हम शुरू किए थे तभी ये क्वेश्चन आया था। भाई तुमको कितना बार बताएं, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसके लिए 20 होता है, कॉन्टीन्यूअस के लिए 26 होता है और कैंटिलीवर के लिए 7 होता है L/D का रेशियो, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज में लेते हैं। एक कितने मीटर के लिए थी, इस सब वैल्यू 10 मीटर के लिए थी। अगर 10 मीटर से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो 10/स्पैन का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। भाई इनकरेक्ट पूछा है क्या है, तो आप एक चीज़ बताओ, हम अभी द रेशियो निगेटिव टू पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज 2.5, नहीं, हम जब निगेटिव और पॉजिटिव का निकाल रहे थे तो वहाँ पर कितना आया था, 2 आया था, यहाँ पे 2.5 दिया इसलिए गलत हो गया। कैसे 2 आ रहा था ये भी जान लीजिए भाई, नहीं तो कितने लोग कहेंगे रट लिए बता दे रहे। तो हम आपको बताए थे, जब निगेटिव की बात करेगा 2WR²/60, ठीक है। अब पॉजिटिव की बात करेगा तो WR²/60, ठीक है, इतना चीज़ ठीक है। 16 से 16 गया, WR से WR गया तो कितना बचा, 2 बचा ना भाई, तो यहाँ तो 2.5 कर रहा है, तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। कभी भी हमको एक चीज़ पूछ लेगा, एट सेंटर पर पूछेगा, हम अब यहाँ पे बढ़िया से लिखते हैं, ध्यान से समझना। एट सेंटर पर पूछेगा तो 3WR²/60 हो जाएगा। मैक्सिमम की बात करेगा तो 2WR²/60। अगर ये निगेटिव की बात करेगा तो 2WR²/60, ठीक है भाई। सेंटर पे बात करेगा तो 3WR²/60 हो जाएगा। मैक्सिमम की बात करेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव की तो WR²/60 हो जाएगा, और मैक्सिमम निगेटिव की बात करेगा तो 2WR²/60 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी हम क्यों बताएं, ठीक है, क्योंकि हम इस तरह का क्वेश्चन पहले एक आया था तो कर दिए थे, जो वहाँ पे ऑप्शन हमारा रेशियो 2 आ रहा था, दोनों के बीच का 2 आ रहा था। तो आप जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन याद होता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को बड़ा शिद्दत से करना पड़ेगा। अभी सोचें कि ऐसे याद हो जाए तो नहीं भाई, बड़ा मेहनत लगता है उसमें। इन केस ऑफ वन वे कॉन्टिन्यूअस स्लैब द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट, तो जो इंड ऑफ द सपोर्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, जो कि मेरा WL²/8 के बराबर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है, व्हेन सेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर टिपिकली डज नॉट एक्सपीरियंस मोमेंट रिडक्शन ड्यू टू द मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई ये होता है हमारा कॉन्टीन्यूअस स्लैब, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस स्लैब। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा, रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब मस्ट बी डिजाइन एज इन द डेवलपमेंट कंप्लीट द यील्ड पैटर्न, तो भाई हम अंडर रेनफोर्समेंट के लिए करते हैं, कभी भी ओवर रेनफोर्समेंट के लिए हम कभी किसी चीज़ को डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि जो ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है उसमें कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे स्टील से पहले पहुंच जाती है, और जो कंक्रीट होता है वो ब्रिटल फेल्योर देता है। ब्रिटल फेल्योर का मतलब है कि वो फेल्योर होने के पहले कोई भी वार्निंग नहीं प्रोवाइड करता है, तो हम ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन कभी भी डिजाइन नहीं करते हैं। और यहाँ पे लल्लू सा क्वेश्चन है, वन वे स्लैब के लिए पूछ रहा था भाई, LY और LX का जो लॉन्गर टू शॉर्टर डिस्टेंस का रेशियो है वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये थी भैया पूरी कंप्लीट स्लैब की जो 69 क्वेश्चन है, 2004 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में डिस्कस करने का काम कर दिया। वीडियो अभी 38 मिनट की हुई है, तो मैक्सिमम टू 40 मिनट में ये चीज़ ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने शुरू में 5 मिनट बढ़िया से टाइम लिया और फिर बीच के क्वेश्चन को हम उड़ाते गए, क्योंकि स्लैब उलैब में क्या है, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, 5 मिनट इस पर बोल दिया जाए तो पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। डिजाइन करेंगे तो बात अलग चली जाएगी, लेकिन MCQ के फॉर्म में बात करेंगे तो उसका पैटर्न पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो भाई इसी चैनल पे हमारे RCC के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, जो चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब पड़े हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे सबसे दिल के करीब भैया ये भी पड़ा हुआ है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन, जिसको जाके 1 शॉट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 4.5 घंटे की वीडियो है, मज़ा ना आए तो भैया पैसा वापस हो सकता है आप लोगों का, ठीक है।
और इसमें कुछ है भाई, कोई चैनल को सपोर्ट करना चाहता तो क्यूआर करके सपोर्ट कर दे, इतना भी नहीं सपोर्ट कर पा रहा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों में हमारी रीच को बढ़ाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।